जरा फिर से कहना, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जरा फिर से कहना, बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी। जरा फिर से कहना, हो जरा फिर से कहना, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जरा फिर से कहना, झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार सौ सवाल कर गई। झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार सौ सवाल कर गई। उलझे तेरे गेसू को संवारूंगा, जरा फिर से कहना, किसी दिन बनेगी तू राजा की रानी। जरा फिर से कहना, बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी। जरा फिर से कहना, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जरा फिर से कहना, नशीन जान जा तू मेरी जान है। तारीफ न करे इतनी मैं होश गवा बैठूं, ऐसा न हो चाहत में दुनिया को भुला बैठूं। जरा फिर से कहना, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जरा फिर से कहना,
किसी दिन बनेगी तू राजा की रानी। जरा फिर से कहना, बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी। जरा फिर से कहना, ला 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 ला। जरा फिर से कहना, ला 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 ला। जरा फिर से कहना। फूल मांगो ना बहार मांगो, फूल मांगो ना बहार मांगो। मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। चैन मांगू ना करार मांगू, चैन मांगू ना करार मांगू। मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। फूल मांगो ना बहार मांगो। जो भी छुपाया था इस दिल में मैंने तुझको बताया। राज़े मोहब्बत मैंने भी तुझसे कभी ना छुपाया। कैसी होती है लगी मुझको तो बता। इसमें है बेचैनियाँ, इसमें है नशा। होश मांगू ना खुमार मांगू, होश मांगू ना खुमार मांगू। मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। फूल मांगो ना बहार मांगो। चैन मांगू ना करार मांगू। मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। फूल मांगो ना बहार मांगो।
टिंग टडंग डिंग डंग 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 डिडिंग टडंग डिंग डंग टिंग टडंग डिंग डिंग डक डक डिंग डिडिंग टडंग डिंग डंग हो आ हो कोई रोक सके तो रोक ले मैं नाचती छन 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 पालकी में होके सवार चली रे मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे पालकी में होके सवार चली रे मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे कोई रोक सके तो रोक ले मैं नाचती छन 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 पालकी में होके सवार चली रे मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे टिंग टडंग डिंग डंग 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 डिडिंग टडंग डंग डंग मुश्किल से मैंने ये दिन निकाले मुश्किल से मैंने ये दिन निकाले चलते से चल तू ओ गाड़ी वाले मन में लगी है ऐसी लगन है ऐसी लगन होके मैं बड़ी बेकरार चली रे होके मैं बड़ी बेकरार चली रे मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे पालकी में होके सवार चली रे मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे
मैं सर से चुनरी उतार चली रे, मैं सर से चुनरी उतार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। कोई रोक सके तो रोक ले, मैं नाचती छन 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 छन, पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे, पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे।
बालियों मरिया मेरी बालियों मरिया, सुनी सजरिया मेरी सुनी सजरिया, मेरे सपनों के राजा जल्दी से वापस आजा, सोती हूँ मैं दरवाजा खोल के खोल के।
सावन को मोहब्बत बादल से, आँखों को मोहब्बत काजल से, पैरों को मोहब्बत पायल से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे। के लिए हम जान अपनी देते, दुनिया लुटाते। कोई नहीं था नजरों में अपनी, जिसको सनम हम अपना बनाते। सपनों को मोहब्बत आँखों से, आँखों को मोहब्बत रातों से, रातों को मोहब्बत यादों से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे। सावन को मोहब्बत बादल से, आँखों को मोहब्बत काजल से, पैरों को मोहब्बत पायल से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे। तारों को मोहब्बत अंबर से, फूलों को मोहब्बत शबनम से, जैसे दिल को मोहब्बत दिलबर से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत। Shadow, Rano, Lajo.
गामा रे गा। जो ऐसे टूट बरसा है, हो जो ऐसे टूट बरसा है, सब कहते हैं ये बादल है। बादल नहीं, बादल नहीं मेरा काजल है। ये बिजली नहीं मेरी बिंदिया कहीं, ये बिजली नहीं मेरी बिंदिया कहीं। चमकी बैरन आजा, आजा सजन आजा, मेरे अच्छे सजन, मेरे प्यारे सजन, मेरे भोले सजन आजा। उठती है कसक आजा, दिल कर धक धक आजा। उठती है कसक दिल कर धक धक, कब होगा मिलन आजा। आजा सजन आजा, आजा सजन आजा, आजा सजन कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। ऐसे कैसे मैं सनम तुमसे कहती भला, कि मेरा भी दिल सदियों से तुम्हारे लिए बेकरार है, बेकरार है, बेकरार है। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। दिल में छुपा के क्यों रखा था तूने ऐसे हंसी जज्बात को? हो दिल में छुपा के क्यों
प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। सदियों से तुम्हारे लिए बेकरार है, बेकरार है, बेकरार है। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। छुपाऊंगा, सबको बताऊंगा, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगा। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। सपनों में आऊंगी, नींदें उड़ाऊंगी, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगी। मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक।
इकरार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक, मैंने किया है इकरार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। सपनों में आऊंगी, नींदें उड़ाऊंगी, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगी। मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक, मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। मैंने तुझको चाहा है, प्यार में जीना मरना है, कुछ भी कर ले ये दुनिया, अब न मुझको डरना है। याद तेरी तड़पाए, चैन कहीं ना आए, ओ मेरे जाने जाना, दूर कभी ना जाना। बाहों में आऊंगी, दुनिया बसाऊंगी, तेरे बिना तो मैं अब जी ना पाऊंगी। तुझ पे किया है एतबार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक, तुझ पे किया है एतबार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। ओ अब ना छुपाऊंगा, सबको बताऊंगा, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगा। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक, तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक।
आज आलू और टमाटर एक साथ पार्क में घूम रहे होते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी आलू अपना फोन निकालता है और सेल्फी लेने लगता है। टमाटर बोलती है, मुझे आईफोन में सेल्फी लेना है। उसी वक्त अचानक एक बैंगन अपनी रोल्स रॉयस लेकर वहाँ आ जाता है। टमाटर उसे देखते ही बहुत खुश हो जाती है और उससे बातें करने लगती है। आलू को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो गुस्सा हो जाता है। बैंगन टमाटर से कहता है, चलो मैं तुम्हें आईफोन दिला दूंगा, मेरे साथ चलो। आईफोन के लालच में टमाटर बैंगन के साथ चली जाती है। आलू टमाटर को जाते हुए देखकर बहुत रोने लगता है। अपना गम भुलाने के लिए वो एक बियर की दुकान पर चला जाता है और पूरी रात बैठकर बहुत बियर पीता है। उधर टमाटर बैंगन के साथ एक रेस्टोरेंट में नाश्ता कर रही होती है। तभी बैंगन की गर्लफ्रेंड फूल गोभी वहाँ आ जाती है और गुस्से में पूछती है, ये लड़की कौन है बेबी? बैंगन जवाब देता है, ये आईफोन के लालच में मेरे साथ आई है। इतना सुनते ही बैंगन टमाटर को वहीं छोड़ देता है और फूल गोभी के साथ चला जाता है। टमाटर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी होटल का वेटर बिल लेकर आ जाता है, लेकिन टमाटर के पास पैसे ही नहीं होते। वेटर गुस्से में टमाटर का हाथ पकड़ता है और उसे बाथरूम में ले जाता है। वहाँ होटल के सारे जूठे बर्तन टमाटर से धुलवाए जाते हैं। बर्तन धोते धोते टमाटर को अपनी गलती का एहसास होता है। वो बहुत रोती है। काम खत्म होने के बाद टमाटर होटल से बाहर निकलती है और रास्ते में चलते हुए अपने आलू को याद करके रोती रहती है। तभी अचानक उसे सड़क पर आलू पड़ा हुआ दिखाई देता है, जो बहुत ज्यादा नशे में होता है। टमाटर बिना देर किए आलू को अपने हाथों में उठाती है और अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ती है। अस्पताल पहुंचकर वो डॉक्टर से रोते हुए कहती है, डॉक्टर प्लीज मेरे आलू को बचा लो। डॉक्टर आलू को दवाई देता है। कुछ देर बाद आलू ठीक हो जाता है और उठकर जाने लगता है। तभी टमाटर आलू के पैरों में गिरकर माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। आलू टमाटर की आंखों में सच्चाई देख लेता है और उसे माफ कर देता है। फिर आलू टमाटर को गले से लगा लेता है। दोनों फिर से साथ हो जाते हैं, लेकिन किसी ने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। सौभाग्यशाली तोता। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक सुंदर जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पक्षी और जानवर रहते थे। उन्हीं पक्षियों में एक अनोखा तोता भी रहता था, जिसका नाम चिरकू था। चिरकू को लोग सौभाग्यशाली तोता के नाम से जानते थे, क्योंकि जहां भी वह जाता वहां कोई न कोई चमत्कार हो जाता या किसी की किस्मत बदल जाती। गांव के लोग मानते थे कि अगर चिरकू उनके घर आ जाए तो उनके जीवन में सुख और समृद्धि आ जाती है। चिरकू हमेशा खुश रहता और अपनी मधुर आवाज में गाने गाता। लोग उसे फल और अनाज खिलाते और उसकी भलाई की कामना करते थे। चिरकू भी गांव के लोगों से बहुत प्यार करता था और जहां भी जाता खुशियां बांटता। एक दिन गांव में एक गरीब किसान, जिसका नाम रघु था, बहुत परेशान था। उसकी फसलें बर्बाद हो गई थीं और उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। वह दिन-रात मेहनत करता, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। एक दिन रघु ने गांव के लोगों से चिरकू के बारे में सुना और सोचा कि शायद यह सौभाग्यशाली तोता उसकी भी मदद कर सकता है। रघु ने तय किया कि वह चिरकू से मिलकर अपनी किस्मत बदलने की विनती करेगा। अगले दिन वह जंगल की ओर चल पड़ा और चिरकू को खोजने लगा। बहुत ढूंढने के बाद उसे चिरकू एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए मिला। रघु ने बड़े ही आदर के साथ कहा। चिरकू ने रघु की बातें ध्यान से सुनी और उसकी आंखों में दया उमड़ आई। चिरकू ने अपनी चोंच में एक छोटी सी चमकती हुई पत्ती उठाई और रघु को देते हुए कहा, यह जादुई पत्ती है। इसे अपनी जेब में रख लो और जब तुम अपने खेत में काम करने जाओ तो यह पत्ती तुम्हारी किस्मत बदल देगी। रघु ने धन्यवाद कहा और वह पत्ती लेकर अपने घर लौट आया। अगले दिन वह अपने खेत में काम करने के लिए गया। जैसे ही उसने खेत में जुताई शुरू की, अचानक से बारिश होने लगी। उसकी सूखी जमीन हरी भरी हो गई और थोड़े ही समय में उसकी फसलें लहलहा उठीं। रघु की मेहनत सफल हुई और उसकी किस्मत सच में बदल गई। अब रघु के पास भरपूर अनाज था और वह फिर से खुशहाल जीवन जीने लगा। उसने गांव के लोगों को चिरकू की बुद्धिमानी और उसके द्वारा दी गई जादुई पत्ती के बारे में बताया। सभी लोग
चिरकू की प्रशंसा करने लगे और उसे और भी अधिक प्यार देने लगे। लेकिन चिरकू ने रघु को एक बात कही थी। याद रखना, यह पत्ती सिर्फ तुम्हारी मेहनत का साथ देगी। अगर तुम मेहनत करना छोड़ दोगे तो यह भी अपना जादू खो देगी। रघु ने चिरकू की बात समझ ली और कड़ी मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे उसकी स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो गई। वह गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बन गया, लेकिन उसने कभी यह नहीं भूला कि उसकी सफलता में चिरकू और उसकी मेहनत का कितना बड़ा हाथ था। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद मेहनत करते हैं। सौभाग्य और अवसर तभी काम आते हैं जब हम अपने प्रयासों से उन्हें सही दिशा देते हैं। Please like, share and subscribe our channel to learn more. बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में हरिपाल नाम का एक साधारण लेकिन अत्यंत चतुर किसान रहता था, जो अपनी छोटी सी खेती पर मेहनत करके ईमानदारी से जीवन बिताता था। वह दिखने में सामान्य था, पहनावे में सादा और बोलचाल में विनम्र, लेकिन उसके पास जीवन को समझने की गहरी बुद्धि थी। इसलिए गांव के लोग अपने झगड़े, फैसले और समस्याएं उसी से पूछते थे। उसी राज्य के राजा वीरसेन न्यायप्रिय और विद्वान थे, पर उनके मन में एक चिंता थी कि आजकल लोग केवल किताबों का ज्ञान दिखाते हैं, जबकि सच्ची बुद्धि बहुत कम लोगों में होती है। इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि वह पूरे राज्य में सबसे चतुर व्यक्ति को खोजेंगे। राजा ने घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति उनकी परीक्षा में सफल होगा उसे सम्मान और पुरस्कार मिलेगा। बड़े बड़े विद्वान, व्यापारी और चालाक लोग राजधानी पहुंचे, पर हरिपाल शुरू में नहीं गया, क्योंकि उसे न इनाम का लालच था और न दरबार की चाह। लेकिन गांव वालों के आग्रह पर वह साधारण वस्त्र पहनकर राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने पहली परीक्षा में एक पत्थर और लकड़ी का टुकड़ा दिखाकर पूछा कि इनमें से अधिक उपयोगी क्या है। अधिकतर लोगों ने तुरंत उत्तर दिया, पर हरिपाल ने कहा कि उपयोग वस्तु में नहीं, परिस्थिति में होता है। यह उत्तर सुनकर राजा प्रभावित हुए। दूसरी परीक्षा में राजा ने पानी का घड़ा और सोने की थैली रखकर पूछा कि प्यासा मुसाफिर क्या चुनेगा। जहां लोग धन की ओर झुके, वहीं हरिपाल ने कहा, महाराज, जीवन रहेगा तभी धन काम आएगा। और राजा और प्रसन्न हो गए। अब तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा आई। राजा ने आदेश दिया कि सभी लोगों को एक रात महल के बगीचे में रहना होगा और सुबह तक ऐसा फल लाना होगा जो न जमीन पर गिरा हो और न ही बहुत ऊंचाई पर हो। साथ ही किसी भी पहरेदार को नाराज नहीं करना होगा। बाकी सब लोग इस परीक्षा को नामुमकिन मानकर पीछे हट गए, पर हरिपाल ने हार नहीं मारी। रात भर सोचने के बाद हरिपाल को समझ आया कि राजा ने यह नहीं कहा था कि फल केवल पेड़ से ही तोड़ा जाए, बल्कि यह कहा था कि फल न तो जमीन पर गिरा हो और न ही बहुत ऊंचाई पर हो। सुबह होते ही उसने महल के बगीचे में लगे फूलों के पौधों और झाड़ियों को ध्यान से देखा। तभी उसकी नजर एक अंगूर की बेल पर गई जो दीवार के सहारे छड़ी हुई थी। उस पर फल यानी अंगूर जमीन से ऊपर था, लेकिन किसी ऊंचे पेड़ पर नहीं। हरिपाल ने पहरेदारों से विनम्रता से पूछा कि क्या वह उस बेल के पास जा सकता है, क्योंकि वह राजा की आज्ञा का पालन कर रहा है। उसकी शांति, नम्रता और सच्चाई देखकर पहरेदारों ने उसे रोकने के बजाय रास्ता दे दिया। हरिपाल ने बिना किसी नियम को तोड़े बेल से फल तोड़ा और दरबार में ले आया। जब राजा ने उससे पूछा कि उसने यह कैसे किया, तो हरिपाल ने हाथ जोड़कर कहा कि सच्ची बुद्धि कठिन रास्ता चुनने में नहीं, बल्कि नियमों को समझकर सही और सरल मार्ग ढूंढने में होती है। यह सुनकर राजा वीरसेन अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने घोषणा की कि हरिपाल ही सच्चा चतुर है, क्योंकि उसने ज्ञान, धैर्य और व्यवहार तीनों का संतुलन दिखाया है। राजा ने उसे सोने का पुरस्कार दिया, लेकिन हरिपाल ने उतना ही सोना लिया जितना गांव में कुआं बनवाने के लिए आवश्यक था और बाकी लौटा दिया।
यह देखकर राजा ने कहा कि जो बुद्धि दूसरों के भले के लिए काम आए वही सबसे बड़ी बुद्धि होती है। हरिपाल सम्मान के साथ अपने गांव लौट आया और पहले की तरह सादगी से जीवन जीने लगा। लेकिन उसकी कहानी पूरे राज्य में फैल गई और लोगों ने समझ लिया कि सच्ची चतुराई दिखावे में नहीं बल्कि सही सोच और सही आचरण में होती है। सीख: सच्ची बुद्धि वही है जो नियमों को समझे, अहंकार से दूर रहे और अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करे। बाबा, आप रुक जाइए, मौसम बहुत ज्यादा खराब है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये दिन पर दिन मौसम खराब होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मजदूरी नहीं कर पाऊंगा और घर में खाने को एक दाना तक नहीं आ पाएगा। तभी बहुत तेज आंधी तूफान चलता है। अरे देखो, जरा देखो कितनी तेज तूफान चल रहा है। अरे महेश बेटा, तू झोपड़ी के ऊपर तिरपाल तो लगा कर आया था ना? हाँ बाबा, लगा दी थी तिरपाल। और उसके ऊपर तूने ईंटें रखी थी या नहीं? बाबा, ईंट रखना तो मैं भूल गया। महेश के इतना कहते ही झोपड़ी के अंदर बारिश की वजह से पानी टपकना शुरू हो जाता है। हे भगवान महेश, तूने ये क्या किया? तुझे मैंने कहा था बारिश और तूफान तेज है, तुझे ईंटें रख देनी चाहिए थी। मुझे लग रहा है कि तिरपाल उड़ गई। चल चल मेरे साथ चल। अब तुझे मेरे साथ भीगते हुए मेहनत करनी होगी, नहीं तो पूरे घर में पानी ही पानी भर जाएगा। देवेश इतना बोल ही रहा था कि घर के अंदर वाकई छत से पानी टपकने लगा। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो, चलो चलते हैं जल्दी से। दोनों बाप बेटा बारिश में बाहर निकलते हैं और झोपड़ी की छत पर तिरपाल को सही से लगाना शुरू कर देते हैं। अरे बेटा, ईंट को अच्छे से रखना, कहीं ईंट गिर न जाए। ठीक है पिताजी, सही सही रखूंगा। महेश इतना कहकर अच्छे से ईंट से तिरपाल को दबाने लगता है, जिससे छत ढक जाती है और झोपड़ी में पानी टपकना बंद हो जाता है। लेकिन इसी के चलते हुए बेचारे दोनों के दोनों बहुत बुरी तरह भीग जाते हैं। अरे चलो बेटा, बहुत ठंड हो रही है, बाहर घर में चलते हैं। चलो, बरसात में मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है। हाँ पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा, चलिए। जब दोनों बाप बेटा घर के अंदर आ जाते हैं तो मेघा उन्हें सूखा कपड़ा देती है और अपना शरीर पोंछने के लिए कहती है। आप लोग अपना शरीर पोंछ लो और सूखे कपड़े पहन लो, नहीं तो ठंड लग सकती है। मेघा के दिए हुए कपड़े दोनों पहन लेते हैं। तभी बीमार शकुंतला बिस्तर पर पड़ी हुई मेघा से कहती है, अरे बेटी, तूने खाने के लिए कुछ बनाया नहीं? माँ, मैं बारिश के रुकने का इंतजार कर रही हूँ। घर के अंदर खाना कैसे बनाऊंगी? सारे में धुआं ही धुआं हो जाएगा। मेरी दवाई का समय हो गया है और मुझे भूख भी लग रही है। ठीक है माँ, मैं कुछ करती हूँ। मेघा अपने सिर पर एक सफेद कट्टा रखकर बारिश से बचते हुए बाहर से कुछ ईंटें लाकर घर के अंदर ही छोटा सा चूल्हा बना लेती है और उसी पर खाना बनाना शुरू करती है। अरे बेटी, पूरे घर में धुआं ही धुआं हो गया है। पिताजी, खाना बनाना भी तो बहुत जरूरी था। मेघा जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी खाना बना लेती है। वो खाने में नमक मिर्च वाले चावल ही बना पाती है। माँ उठो, ये लोग खाना खा लो। शकुंतला मेघा के हाथों से खाना खाती है। शकुंतला के पूरे शरीर को पैरालाइज हुआ था, जिसके कारण ना तो वो हिल सकती थी और ना ही वो उठ सकती थी। मेरी प्यारी बेटी, इतनी कम उम्र में तेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी आ गई। हम गरीबों का कुछ नहीं हो सकता है। इस गरीब झोपड़ी के अंदर हम कैसे कैसे दिन देखते हैं। कोई बात नहीं माँ, बच्चे समय के अनुसार बड़े होते हैं, लेकिन मैं समय से पहले बड़ी हो गई हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए। मैं तो इस कदर लाचार हो गई हूँ कि तेरे सर पर हाथ रखकर तुझे आशीर्वाद भी नहीं दे सकती बेटा। शकुंतला की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेघा उसके आंसू पोंछकर अपनी माँ को हौसला देती है, जिसके बाद वो अपने भाई और पिता के साथ बैठकर खाना खाती है। बारिश होती ही रहती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। खाना खाकर वो सभी सो जाते हैं। आधी रात के समय जिस तरफ शकुंतला का बिस्तर होता है, वहां पर पानी टपकना शुरू हो जाता है। अरे ये क्या, पानी टपक रहा है। मेघा, मेघा, लगता है सो गई। अब मैं क्या करूं? ये पानी तो धीरे धीरे टपकता ही जा रहा है। शकुंतला रात भर अपने ऊपर टपकते हुए पानी को ऐसे ही झेलती रहती है, जिसकी वजह से सुबह तक उसके पूरे शरीर में बुखार फैल जाता है। अरे अरे, ये क्या माँ, आपको तो बहुत ही बुखार हो गया है।
रात भर ये झोपड़ी की छत टपकती ही रही। मैंने तुम्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे तक आवाज नहीं गई। ये सुनकर मेघा को बहुत अफसोस होता है। वो सूखे कपड़ों पर अपनी माँ को सहारा लगाकर लिटा देती है और उनके कपड़े भी बदल देती है। लेकिन तभी अचानक से गांव में बाढ़ आ जाती है। अरे अरे ये क्या हो, यहाँ तो पानी भर रहा है। अरे लगता है गांव में बाढ़ आ गई है। अरे हम लोग क्या करें? अरे बेटा महेश, अरे भाई अपनी माँ को कंधे पर उठा, नहीं तो हम सभी बह जाएंगे। अरे पानी में कोई जुगाड़ करता हूँ बेटा। देवेश फौरन घर के बाहर जाता है। जहां वो आसपास देखता है उसे एक रेडी दिखाई देती है। देवेश उसे लेकर आता है जिस पर शकुंतला को लिटा देता है। अरे चारों तरफ पानी ही पानी हो रहा है, हमें अब यहाँ से जाना होगा, नहीं तो पानी में हम डूब जाएंगे। तभी अचानक से उनकी झोपड़ी पानी में डूबकर बह जाती है। हमारी झोपड़ी